ठीक है ना। माइनस क्यू द्वारा तीव्रता हमने निकाल दी। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को यदि हम मिक्स करें, देखें इन दोनों को, तो दोनों में जो स्थितियां मिल रही हैं हमको समान तरह की मिल रही हैं। अतः हम E1 बराबर E2 इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दोनों के मान समान तरह के हैं। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो यहां तक एक पड़ाव हमारा बन गया। इतना हमें समझ लेना करें कि हमको यहाँ तीव्रताओं की अवस्था समान मिल जानी चाहिए, जो यहाँ मिल रही है। अब दूसरा पार्ट देखिए हमारा। हमें यहां पर बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं E1 और E2 थीटा कोण से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहां पर थीटा कोण हमारा बनेगा कैसे। यहां पर जो हमारा फिगर था, टॉप वाला फिगर, फिगर नंबर 1 जिसको बोल रहे हैं हम, समीकरण चित्र नंबर 1, इस चित्र में जो हमारी द्विध्रुव की अवस्थाएं हैं, उन द्विध्रुव की अवस्थाओं से जो हमारी बिंदु P तक की दूरियों की दिशाएं हैं, आवेशों के द्वारा जो दूरी बन रही है हमारी, उनकी जो दिशाएं बन रही हैं, वहां जो हमारे कोण बन रहे हैं, उन कोणों को हम इसके समांतर खींची गई रेखा पर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो यहां हमारा देखिए, जैसे हमारा यहां था, यहां हमारा है माइनस क्यू में ये वाला कोण, प्लस क्यू में ये वाला कोण, है ना। तो इनकी जो स्थिति बन रही है हमारी, दोनों मान समान तरह के इसलिए होंगे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हमारे बन रहे हैं ना, और एक तरह की अवस्थाएं यहां पर ये दर्शाएंगे। जो पार्ट यहाँ, ये लंबाई समान, ये समान, सब कुछ समान है, इसलिए कोण भी समान तरह के रहेंगे। इसलिए हम ये मान सकते हैं, माना ये कोण हमारे जो बन रहे हैं, एक कोण ये, एक कोण हमारा ये, दोनों कोण हमारे थीटा रहेंगे, ये थीटा। ठीक है ना। अब इनकी, लेकिन यहां में मान निकालना, हमें निकालना है मान यहां बिंदु P पर, इसलिए इनकी अवस्था देखो, यहां ये कोण जो बन रहा है हमारा, इस कोण की अवस्था इसके साथ ये स्थिति हमारी ऐसे बन रही है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, तो जो कोण बनते हैं उसके, उन कोणों को, वो कोण का मान समान तरह के होते हैं। तो ये कोण हमारा जैसा रहेगा वैसे कोण हमारा यही बन जाएगा। इसी प्रकार से जब दो रेखाएं बनती हैं हमारी, इसमें जो एक रेखा तीसरी खींचते हैं हम, जैसे ये माना ये बना रहा हूं मैं ऐसे, ऐसी स्थिति में जो कोण हमारा यहां बनेगा वो कोण हमारा यहां बनेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद यहां बन गई एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, जो कोण यहां बनेगा वो कोण यहां भी बनेगा। वैसे हमारा यहां भी था कि एक रेखा, दूसरी रेखा, ये जो लाइन हमने खींची है यहां पर, इसके लिए ये कोण जो बनेगा वही कोण को यहां बनता हुआ दिखाई देगा। ये हम पहले पढ़ते हैं 6th 7th 8th में हमने पढ़ा हुआ है सारा पूरा, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दिया मैंने पूरा यहाँ पर कि इस तरह की अवस्थाएं यहाँ पर आएंगी जिससे हमको ये कोण यहाँ इस समांतर रेखा जो हमने मानी है, आभासी रेखा, इस पर बनते हुए दिखाई देंगे, और इनसे ही हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। इससे चल रहा है पता हमको कि बिंदु P पर E1 इस थीटा कोण से, अब बिंदु P पर E2 इस थीटा कोण से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी स्थिति हम इस बिंदु P की स्थिति अलग चित्र में शो करेंगे, जो हमारा चित्र नंबर 2 है। चित्र नंबर 2 हमारा नीचे है। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इस फिगर में, फिगर नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, इस फिगर में हमको यही सारी स्थितियां जो हमने पीछे बनाई थी वो सारी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर जब भी कोई राशि में ध्यान देना चाहिए, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, 11वीं में कोर्स में है कि जब भी कोई राशि किसी अक्ष के अतिरिक्त, अक्ष क्या होता है हमारे, दो अक्ष होते हैं ना, एक क्षैतिज अक्ष, एक ऊर्ध्व अक्ष, है ना। इन अक्षों के अतिरिक्त यहां हो चलेगा, यहां हो चलेगा, कुछ नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि किसी भी कोण से, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे किसी, चाहे यहां हो, चाहे किसी भी कोण से कोई राशि लग रही है, तो उस राशि के दो घटक बनते हैं। ठीक है ना। जब भी कोई राशि इन दोनों अक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में थीटा कोण से लगती हुई दिखाई देती है, तो उस राशि के दो घटक बनते हैं। एक घटक को बोलते हैं ऊर्ध्व घटक, जो ऊपर रहता है ऊर्ध्व घटक, एक नीचे जो क्षैतिज घटक कहलाता है। लेकिन नीचे ऊपर से नहीं समझना, हमें समझना है इससे कि जहां हमारा कोण बन रहा होगा,
जिस कोण का हम मान निकालना चाह रहे हैं, जहां हमारा कोण बन रहा होगा उस कोण वाले अक्ष में बनने वाले अवस्था को हम क्षैतिज अवस्था कहेंगे, जहां कोण बन रहा होगा। लेकिन बाकी दूसरी अवस्था जहां होगी वो हमारी ऊर्ध्व अवस्था बन जाएगी। जैसे माना ये कोण हमारे यहां बनता है ना, तो हम इसे क्षैतिज बोलते, इसे नहीं बोलते क्षैतिज। यहां कोण बन रहा है तो ऐसा नहीं कि जो दिखाई दे रहा है नीचे हमको उसको क्षैतिज मान लेंगे, ऐसा नहीं। जहां हमारा कोण बन रहा होगा उस कोणीय अवस्था को हम क्षैतिज कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां कोण बन रहा है, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्व। इसके लिए यहां कोण बन रहा है, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्व हो जाएगा। E1 की अवस्था ऊपर है, इसकी स्थिति हमारी ऐसे बन रही है ना, जैसे यहां पर यदि देखें इसको तो हमारा ये रूप इस तरह से बन रहा है, जैसे ये ऊपर ऐसा है ये वाला पार्ट, और ऐसा है, और नीचे इसको अगर ले यदि तो ऐसे बन रहा है, ऐसे। ऊपरी पार्ट ये है हमारा जिसमें E1 है, निचला पार्ट हमारा ये है जिसमें E2 है, ठीक है ना। तो इस E1 के लिए ये वाला पोर्शन, इस E2 के लिए ये वाला पोर्शन रहेगा हमारा। इस E1 के लिए जो हमारा ये थीटा कोण है इससे क्षैतिज घटक बन जाएगा हमारा, जिसे बोलेंगे हम E1 cos थीटा, ठीक है ना। जो होगा ऊर्ध्व घटक उसको बोलेंगे हम E1 sin थीटा। इसी प्रकार से नीचे E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो लिखा हुआ मैंने यहां पर दोनों तीव्रताएं बिंदु P पर थीटा को बनाते हुए कार्य कर रही हैं, अतः दोनों ऊर्ध्व तथा क्षैतिज घटकों में विभाजित हो जाएंगी, जिन्हें हमने चित्र 2 में दर्शाया है, बताया है। तो चित्र 2 की स्थिति हमारी यहां पर क्लियर हो जा रही है। तो आपको ये समझ लेना है पूरा यहां पर कि हमारा यहां पर जो मान था तीव्रताओं का मान, वो 2 के स्थान पर 4 हो गया है। पहले 2 थे, वो बंट के उन्होंने 4 रूप में बन गए हैं हमारे, उन्होंने 4 रूप ले लिए हैं और वो 4 रूप में दिखाई दे रही है हमको, ठीक है ना। 2 हमारे ऊर्ध्व अवस्थाएं दिखा रही हैं और 2 हमारी क्षैतिज अवस्थाएं दिखा रही हैं। जो हमारी ऊर्ध्व अवस्थाएं हैं वे ऊर्ध्व अवस्थाएं साइन के रूप में आ रही हैं हमारी, जो हमारी क्षैतिज अवस्थाएं हैं वो हमारी कॉस के रूप में यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो ये समझना है बस हमने केवल। चित्र हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हमारा है, फिगर है, बिना फिगर के हम कुछ समझ नहीं पाएंगे इसमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन यहां पर है, इस पोर्शन में अब हम दिखा रहे हैं यहां पर जो दिखाया मैंने यहां पर भी बताया कि जो E1 की अवस्थाएं हमारी 2 बन रही है वो ये है, E2 की जो अवस्थाएं बन रही है हमारी ये है ना। लेकिन यहां जो चित्र हमारा बन रहा है, इस चित्र में दोबारा यदि चित्र में आए हम तो इस चित्र में देखते हैं हम किस फिगर में जो हमारी साइन की अवस्थाएं हैं, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में कार्य कर रही है। जैसे माना ये मार्कर हमारा है, इसको मैं दोनों हाथों से खींचूं इधर उधर, तो इस समय कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का परिणामी समान तरह का है, और इस समय जा रहा है हल्का पहले तेज जा रहा था, हल्का जा रहा है, तो मतलब इसके मान में अंतराल निकल रहा है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दोनों तीव्रताएं हमारी विपरीत हैं तो मैं यहां पर दोनों का अंतर करना पड़ेगा। अब अंतर के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा E1 और E2 है दोनों के मान समान तरह के हैं, समीकरण नंबर 4 से भी निकाला था हमने। ऐसी अवस्था में दोनों तीव्रताएं जो बन रही हैं हमारी ऊर्ध्व अवस्था वाली तीव्रताएं, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों शून्य हो जाएंगे। ये वाले पार्ट तो गए हमारे, शून्य हो गए। अब बचा ये वाला पार्ट, जिस पार्ट में E1 cos थीटा है, E2 cos थीटा है। दोनों राशियां, दोनों जो घटक हमारे बन रहे हैं, दोनों घटक एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अतः उनके मान में वृद्धि होगी, मतलब दोनों का मान जुड़ जाएगा और जुड़कर हमको ये परिणामी देगा। क्योंकि 4 जो मान हमारे बन रहे थे, उन 4 मानों में 2 मान तुम्हारे गायब हो गए, जो ऊर्ध्व वाले मान थे हमारे वो गायब हो गए। अब क्षैतिज मान बचे हैं हमारे, उन मानों को हम निकालने का, जोड़कर, क्योंकि दोनों का योग हो रहा है हमारा, निकालने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो हमारा E रहेगा, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, वो रहेगा E = E1 cos थीटा
प्लस E2 cos थीटा। इसको हमने 5 मान लिया क्वेश्चन नंबर 5। और जो हमारी 5वीं इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि हम समीकरण नंबर 4 का प्रयोग करें तो हम दोनों मानों को, दोनों पदों को एक ही रूप में बदल सकते हैं। जैसे हमने यहां बदल दिया इसको E1 के रूप में, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ये बन गया हमारा E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, समीकरण नंबर 6। ठीक है ना। तो इस नंबर 6 में हमारे दो पार्ट, यहां तक हमारा दूसरा पड़ाव समझ लो इसको, है ना, ये समझना है हमें, यहां तक पहुंचना हमारा जरूरी है। अब जरूरी के बाद, इसके बाद हमने अब परिणाम निकालने का हमने प्रयास करना है। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि हमारा मान निकलना आरंभ हो जाएगा, है ना। इसमें हमको अब यहां पर देखिए जो हमें ई मिल रहा है ना, इसमें हमारी दो अवस्थाएं हैं। एक तो हमारा अंक है, तो क्लियर है, ये दो अवस्थाएं, एक E1 है, एक cos थीटा है। तो हमें इन दोनों के मान यहां से खोजने पड़ेंगे, जो हमारी अवस्था थी वहां खोजने पड़ेंगे, और उन मानों को यहां पर रखकर हमें परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए जो हमारा चित्र 1 है, फिगर 1, ठीक। तो इस फिगर 1 में हमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, समकोण ये वाला भी, एपीओ और बीपीओ। इन एपीओ बीपीओ से हम लंब कर्ण आधार के रूप में cos थीटा, जिन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का ही एक पार्ट है cos थीटा, तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किस रूप में? आधार बटे कर्ण के रूप में। आधार क्या है हमारा यहाँ पर? आधार है हमारा, हमने माना त्रिभुज एपीओ लिया, तो आधार है हमारा यहाँ पर एओ, और कर्ण है हमारा एपी। तो एओ का मान तुमको दिया हुआ यहाँ पर प्रश्न में, चित्र में, जिसको हम एल बोल रहे हैं, लेकिन एपी हमें नहीं दिया हुआ है, वो हम निकाल चुके हैं। कहां से? यहां से। समीकरण नंबर 1 जो हमने लिखा था, देखिए समीकरण नंबर 1, वो देखिए जो 1 लिखा था हमने, इसमें एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू ये हमने निकाला था। तो हम इस मान को वहां शिफ्ट करेंगे और cos थीटा के मान को निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसके मान को रखने के पश्चात में क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू बन जाएगी cos थीटा इक्वल टू एल अपॉन ये मान जो है हमारा। इस रूट के चिन्ह को हम हाफ भी शो कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़नी है बाद में, तुम्हें चलेगा पता क्यों बदला मैंने बाद में, है ना। बात एक ही है वैसे, लेकिन यहाँ पर लिख दिया इसको मैंने, अंडर रूट को शो करते हैं हम हाफ के रूप में, नंबर 8 बनते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें cos थीटा का मान मिल चुका है और E1 का मान हम निकाल चुके हैं। पहले E1 का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 2 में, तुम्हें दिखाता हूं समीकरण नंबर 2। ये देखिए हमने 2 बनाया था ना, तो इस 2 को और 8 को हमने यदि समीकरण नंबर 6 में रखें, 2 और 8 को समीकरण नंबर 6 में रखें, तो हमें सूत्र E प्राप्त होगा किस रूप में? देखिए E इक्वल टू 2 बाकी E1 का मान और बाकी cos का मान। इस पूरे पार्ट में जो हमारा 2Q और L है वो ऊपर आ रहा है। देखिए ये सारे ऊपर है हमारे, ये ऊपर आ गया, नियतांक मैंने बाहर कर दिया, अलग कर दिया, और बाकी सारे पार्ट एक तरफ कर दिए। तो ये एक तरफ, बाकी जो हर की अवस्था है हमारी, इसमें इसकी घात तो 1 है और इसकी घात आधा है। तो इस आधा और 1 दोनों समांतर की राशियां, घातें गुणा के रूप में है, तो संख्या गुणा के रूप में, तो घातें जुड़ेंगी इसकी। 1 धन हाफ, 1 धन आधा हमें मिलेगा 3/2, जिसे हम डेढ़ भी कहते हैं, यहाँ लिखते हैं 3/2। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसको बदला, रूट को हाफ लिखा था मैंने यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये समीकरण नंबर 9 हो गया हमारा। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 9 जो बन रहा है हमारा ना, इस 9 वाले पार्ट में सूत्र तो बन गया हमारा, लेकिन इसको निकालना हमारे लिए टफ है, आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक व्यवस्था की इसमें, कि इस व्यवस्था के आधार पर एक नियम होता है हमारा, यदि कोई संख्या छोटी है ना, उस छोटी संख्या का यदि हम वर्ग कर दें
तो हमें उसका और भी छोटा मान मिलता है। संख्या यदि बड़ी है उसका वर्ग करने पर हमको और बड़ा मान मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये होता है ना, जैसे मान हमारा, जैसे संख्या हमारी 0.4 है, इसका हम वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमको 0.4 का हम वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमको 0.16। जो इस यहां पर पॉइंट के बाद हमारा सीधे 4 है, यहाँ पॉइंट बाद 1 हो गया, छोटे संख्या बन गई हमारी। लेकिन यदि 4 का हम वर्ग करें तो यहाँ 16 बन जाएगा। यहाँ पूर्णांक हमारा 4 था, यहाँ 16 बन गया। तो बड़ी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस नियम को लेकर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी राशियां हैं हर में, है ना, इन हर वाली राशियों में देखते हैं कि जो L है हमारा, L द्विध्रुव का आधा है, द्विध्रुव की लंबाई का आधा है, और ये R एक डिस्टेंस है। तो तुलना में इस R पे ये आधा बहुत छोटा हो जाएगा हमारा। अब पूरी पहले होती है हमारी, उसका भी आधा और छोटा हो गया, तो ये L छोटा हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में L का हम वर्ग करें तो उसका मान इस R के वर्ग से और अधिक छोटा हो जाएगा। तो इसको मानकर समीकरण 9 में, अब देखिए हम क्या करते हैं, 9 में ये देखते हैं कि जो L स्क्वायर हमारा बन रहा है और R स्क्वायर जो बन रहा है हमारा, इनमें ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। तो छोटे बड़े की अवस्था में यदि जोड़े किसी बहुत बड़ी राशि से, यदि हम बहुत छोटी राशि जोड़ें तो उसके मान में अंतर नहीं पड़ता, उसमें नगण्य, गणना में नहीं आ रहा है, ये मान सकते हैं उसको। जैसे कोई संख्या हमारे पास है 16.16, उसमें हमने जोड़ा 0.004 ऐसे जोड़ दिया। तो इस 16 में इतना जोड़ेंगे हम तो ये 4 जो बन रहा है हमारा, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 चौथे स्थान पे आ रहा है। ज्यादातर हम पॉइंट के बाद 2 स्थान तक लिखते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसको यदि हम लिखे ना लिखे अंतर नहीं पड़ेगा, तो हम नगण्य मान सकते हैं। ऐसा मानकर ही हम यहाँ पर L को नगण्य मानकर, L को मानकर तुलना में इसकी छोड़ सकते हैं। नगण्य माने होता है छोड़ना, लेकिन बोलते नगण्य ही है उसको। ये इसकी केवल हमको प्लस और माइनस में ही प्राप्त होती है, गुणा में नहीं करना है इसको हमें। गुणा में भाग में अंतर पड़ता है हमारा, प्लस और माइनस जहां होगा, है ना, वहां ही हमने नगण्य अवस्था बनानी है। तो ये प्लस यहाँ पर है तो हमने यहाँ पर तुलना में नगण्य मान लिया इसको। तो नंबर 9 से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस 2 से हम एक घात काटेंगे इसकी, ये 2 से कट गई एक घात, तो ये बन गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R क्यूब, ठीक है ना। अब इस पूरे सूत्र में जो सूत्र मिल रहा है हमको, इस पूरे सूत्र में मान तो मिल गया, मान तो ठीक है, लेकिन इस सूत्र से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारा। यदि सूत्र तुरंत हमें दिखाए कोई, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सूत्र द्विध्रुव का सूत्र है। इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव की अवस्था हमको लानी पड़ेगी, जिससे ये लग जाए कि हाँ भाई ये सूत्र हमको द्विध्रुव का सूत्र मिल रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 10 में द्विध्रुव के आघूर्ण की अवस्था जो होती है उस अवस्था को यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है आघूर्ण? आघूर्ण बराबर P इक्वल टू 2QL। इस मान को हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, वो मान यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो मिल जाएगा आपको A का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11। तो इस सूत्र में साफ चल रहा है पता कि जो हमारा सूत्र है, तीव्रता जो मिली है हमको, वो अवश्य ही द्विध्रुव की अवस्था से ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर स्मॉल p है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको इस रूप में लाते हैं, ठीक है ना। मात्रक वही न्यूटन प्रति गुणांक, क्योंकि तीव्रता हमारी बन रही है ना। तो इस समीकरण नंबर 11 को ही हम द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र कहते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र है जो आपको बताया मैंने। आप इस सूत्र को ढंग से समझकर, यदि आप क्लियर ढंग से एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप अवश्य ही समझ जाएंगे। मैंने पूर्ण प्रयास किया है। दोस्तों, हर दिन एक नई उत्साह और उमंग को लेके आता है, तो हमें हर दिन एक नया प्रयास करना चाहिए जिससे हमें कुछ लाभ मिल सके। मैंने भी प्रयास किया है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे वार्तालाप कर सकूं, कुछ अपनी बातें आप तक शेयर कर सकूं, आपके कुछ कमेंट लेने के पश्चात
अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकूं, ये प्रयास किया है। लेकिन इस प्रयास में बिना आपका सहयोग आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप देखे गए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ कमियां हों तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूं, और जिससे कि आप लोगों को कुछ अपने मन के विचार आपको बता सकूं और आपके कमेंट लेने के पश्चात उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।